हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली बैक्टीरिया में होता है, जो एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके कारण बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकता है। इस मेथड्स में दो तरह से हो सकता है, एक नेचुरली एनवायरनमेंट में जो होता है और दूसरा आर्टिफिशियली जो हम लैब में कर सकते हैं। इसके लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था जिसके कंटेस्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पता चल पाया था। सबसे पहले उन्होंने एक रफ स्टेन लिया था और उस रफ स्टेन को माइस में डाला था, तो माइस सरवाइव कर रहा था। फिर उसी बैक्टीरिया का उन्होंने स्मूथ स्टेन लिया और उसको जैसे ही चूहे में डाला तो चूहा मर गया। थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा कि उस स्ट्रेन को वो हीट कर देते हैं और हीट करने से वो जो चूहा है वो सरवाइव कर रहा था। पर लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसको हीट भी किया, पर साथ ही साथ कुछ रफ स्टेन्स एडिशन में डाल दिए, तो उससे चूहा मर गया। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब हम हीट कर रहे हैं, पहला कंक्लूजन था कि जब हम हीट कर रहे हैं किसी स्ट्रेन को, किसी बैक्टीरियल स्ट्रेन को, तो उसकी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जा रही है, इसीलिए चूहे को कोई इफेक्ट नहीं है, जो कि स्मूथ स्टेन वाला था। पर रफ स्टेन जो था वो हर वक्त उस चूहे को कोई डैमेज पहुंचा ही नहीं रहा था, तो चूहा रफ स्टेन के प्रेजेंस में ग्रो कर सकता था। पर स्मूथ स्टेन जो है वो चूहे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और चूहा मर जा रहा था। लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे उसने कहा कि रफ के साथ स्मूथ स्टेन लिया, पर स्मूथ स्टेन को गर्म कर लिया था, हीट किल्ड स्मूथ स्टेन लिया था, साथ में रफ स्टेन लिया था। पर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से होना चाहिए था कि ये चूहा जो है वो जिंदा रहे, क्योंकि हमने स्मूथ स्टेन जो कि किलर स्टेन था वो हमने उसको हीट कर लिया था और हीट करने पे वो जिंदा रह रहा था। पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि चूहा मर गया। पर इसमें हमने हीट स्टेन के साथ स्मूथ रफ स्टेन डाला था, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन किया गया कि जब हम एक स्ट्रेन को हीट कर रहे हैं, उस टाइम पे उसका जो डीएनए है वो रफ स्टेन के अंदर उसने अपटेक कर लिया है। इसी के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और जो रफ स्टेन है अब वो स्मूथ जैसा काम करने लगा है और इसी कारण से वो चूहा मर गया है। तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है ये है बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम स्टेप्स प्रोसेस देखें तो एक है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बैक्टीरिया नेचुरली आजू बाजू के बैक्टीरियाज में से अगर कोई लाइज्ड सेल्स है उसका डीएनए को अपटेक कर सकता है। पर जो बैक्टीरिया अपटेक करता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैसिलस सबटिलिस, नेसेरिया गॉर्निया। सारे बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप्स है कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया आसपास से डीएनए को अपने साथ अटैच कर ले। सेकेंड स्टेप है कि वो अपटेक करे। जब वो अपटेक करेगा तो उसका सेल वॉल या मेम्ब्रेन को डीएनए पेनिट्रेट करके अंदर और फिर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होगा। अब ये है पूरे स्टेप्स। सबसे पहले हमको सपोज ये A+ जो है ये हमारा फॉरेन डीएनए है जिसको हमको अंदर डालना है, और ये जो बैक्टीरिया है ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल के तरफ एक सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं या चैनल्स होते हैं जो उसको फॉरेन डीएनए को अपटेक करने के लिए। जब हम इसको अच्छे से देखें तो ये जो आउटर सेल वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट होता है COMG प्रोटीन और COMEA प्रोटीन्स। अब ये COMG और COMEA क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यहाँ से एंट्री देता है सेल के अंदर। जैसे ही सेल के अंदर एंट्री देता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से एक स्ट्रैंड को तोड़ देता है या काट के रिलीज कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स को, और ये एक स्ट्रैंड जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है। तो ये सेल का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे दो होता है, एक है COM-EC चैनल और एक है COM-FA। ये COM-EC और COM-FA जो है वो अलाउ करता है बाहर से डीएनए को एंटर करने के लिए, पर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेल के अंदर घुस रहा है तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको
सिंगल स्टैंड ओरिएंटेशन में है, रखने में सहायता करता है। साथ ही रेक प्रोटीन आता है जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। अब ये जाके, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये जाके बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है उसमें जाके वो अटैच हो जाता है, जिसके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। इंटीग्रेशन ऑफ इनटू क्रोमोसोम, जैसा अभी मैंने बताया कि सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने के बाद वो इंटीग्रेट हो जाता है। और एक्सप्रेशन ऑफ न्यू जीन्स, जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा तो अब जो फॉरेन डीएनए में जो प्रॉपर्टीज थी वो अब सेल के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम लैब में करते हैं। बेसिकली इकोलाई के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें दो मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल्स में सबसे अच्छा केमिकल जो रिजल्ट्स देता है वो है कैल्शियम क्लोराइड। आप कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही ब्रॉथ में डालते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, पोर साइज उसका बढ़ने लगता है, जिसके कारण फॉरेन डीएनए इजीली सेल के अंदर एंटर कर सकता है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम कॉम्पिटेंट सेल्स बनाते हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के बाद उसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कराते हैं ताकि जो सेल है वो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल बन जाए। फिर हम उसको फॉरेन डीएनए डाल देते हैं उसी के अंदर, तो फॉरेन डीएनए अंदर घुस जाए। इसमें हम उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़ा सा हाई में ले जाके तुरंत उसको कूल कर देते हैं, तो इससे फॉरेन डीएनए के अपटेक में मैकेनिज्म बहुत इजीली हो जाता है। फिर जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है उसको आप हीट शॉक करने के बाद आप उसको रिकवर कर लीजिए, और एज पर आपके डीएनए कंटेंट आपने कौन सा जीन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक सिलेक्शंस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सिलेक्शन करने से आपका एक स्पेसिफाइड ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के बाद हम अब इसको इलेक्ट्रोपोरेशन चेम्बर में डालते हैं, एक क्यूवेट के अंदर, और उसमें हम इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं जिसमें 1000 to 2500 वोल्ट तक का उसमें वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, जिसमें टेम्पोररी पोर्स बन जाते हैं, और इन पोर्स के साइड में जो भी डीएनए अवेलेबल है वो उस पोर्स के थ्रू वो डीएनए एंटर कर सकता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो बैक्टीरिया जो है वो उसका इलेक्ट्रिसिटी जो हमने प्रोवाइड किया था उसको हम वापस रिट्राइव कर लेते हैं, जिसके कारण पोर्स वापस से बंद हो जाते हैं और जो सेल है वो आपका ट्रांसफॉर्म्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पर सिलेक्शन हमको करना पड़ता है कि कौन से ऐसे सेल्स है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कैरी आउट हुआ है। प्लाज्मिड डीएनए इन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम प्लाज्मिड डीएनए एज अ ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल डालना चाहें तो प्लाज्मिड डीएनए की कुछ खासियत होती है कि उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है, जिसके कारण प्लाज्मिड भी एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए। ये इमेजेस देख सकते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अगर गया है तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आके सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होता है, फिर वो जुड़ जाता है। अगर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम में, अगर अनसक्सेसफुल है तो वो डिग्रेड हो जाएगा। अगर प्लाज्मिड डीएनए से कर रहे हैं तो प्लाज्मिड डीएनए अपटेक रहेगा, प्लाज्मिड डीएनए अगर घुस रहा है तो वो स्टेबल ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्लोनिंग, जहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में डाल देते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज बन जाएंगे और बहुत सारे सेल्स के कारण हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके बहुत सारी कॉपीज मिलेंगी। प्रोटीन प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर वो प्रोटीन आपका एक्सप्रेस होता है तो फिर आपको बहुत सारे प्रोटीन मिलेंगे। इस तरह के प्रोटीन प्रोडक्शन में हम ट्रांसफॉर्मेशन तब यूज करते हैं जब किसी प्रोटीन का कमर्शियल लेवल पे इंपॉर्टेंस हो, जैसे कि इंसुलिन कमर्शियल लेवल पे सेल आउट होता है और उसको नेचुरल सोर्सेज से बनाने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उस केसेस में हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को डाल देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है, इसीलिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जीन बनता है जिसका एक्सप्रेशन हो जाता है।
जीन एडिटिंग एंड क्रिस्पर। क्रिस्पर एक न्यू टेक्निक है जहाँ पे हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एडिटिंग कर सकते हैं। जीन का एडिटिंग मतलब जीन्स में जो भी खराबी है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको कुछ एड ऑन प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टडीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कि कौन सा एंटीबायोटिक अगेंस्ट आपका बैक्टीरियल सेल्स रेजिस्टेंट है, उस प्रॉपर्टीज को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल कॉम्पिटेंस। सेल कॉम्पिटेंट होना चाहिए तभी ये एक्सपेरिमेंट आप कर पाएंगे, और कॉम्पिटेंस ऑफ सेल कुछ टाइम पीरियड तक ही मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आज करने के बाद एक सेल को बाद हम उस सेल को वापस यूज कर सकते हैं, नहीं। कॉम्पिटेंट सेल्स हम कुछ ड्यूरेशन तक, स्पेसिफिक ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 डेज तक हम उसको यूज कर सकते हैं। डीएनए कंसेंट्रेशन, डीएनए कंसेंट्रेशन जैसा हम बढ़ाते जाएंगे वैसा ही आपका इनटेक अपडेट ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अपटेक फास्ट होने से या अपटेक का रेशियो ज़्यादा होने से आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेल ज़्यादा मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में से इलेक्ट्रोपोरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड उसकी गया है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ग्रोथ फेज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर एक्सपोनेंशियल फेज में है तो वो जल्दी से कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और वो अच्छे से फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Thank you.